वही सारी ऑनलाइन, वही सारी आप लोगों को। चलिए, तो आज जो टॉपिक वो है, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एलटी जितने भी सिलेबस हुआ है उसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या हमको मोस्टली फोकस करना चाहिए और किस बुक से कितनी प्रोबेबिलिटी है बनने की। ठीक है, तो अब सब लोगों ने आई थिंक सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। जिनका नहीं हुआ वो रिकॉर्डेड क्लासेस में देख लीजिए, एक दिन में 2 से या 3 लेक्चर देख लीजिए ताकि आप लोगों का क्लासेस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो एक बार पूरा सिलेबस पढ़िए। जो लोग नहीं पढ़ सकते तो कुछ एटलीस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको तो पढ़ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले है वेक्टर एनालिसिस का मैकेनिक्स में। ठीक है, तो वेक्टर ये तो आना, ये इससे एक क्वेश्चन पक्का बनेगा आपके पास। इस पूरी यूनिट से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो पक्का बनना है यहाँ से। ठीक है, कहाँ से बनता है? या तो आपके पास बनता है स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट से बनता है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट से बनता है। ठीक है, इनसे बनेगा आपके पास वेक्टर फील्ड तक। या फिर बनता है किससे? ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल स्टोक्स थ्योरम से। इनके एग्जाम्पल बनते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनते हैं? इनसे बनते हैं कि आपके पास एग्जाम्पल आ जाएगा कि बताए स्टोक, या ये पूछा जाता है कि स्टोक्स थ्योरम क्या करती है, गॉस थ्योरम क्या करती है और ग्रेडियंट में क्या होता है। ठीक है, या फिर इनके बेस पे एग्जाम्पल। तो एक क्वेश्चन क्या बनता है? वेक्टर प्रोडक्ट पे बनता है, स्केलर प्रोडक्ट पे बनता है। ठीक है, या उनके बीच का एंगल पूछा जाएगा आपसे, ए डॉट बी के बीच का एंगल, या फिर इन जो थ्योरम्स है यानी ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल्स और गॉस स्टोक्स थ्योरम, इन पर पूछा जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कंफर्म है। ठीक है, मैकेनिक्स में। दूसरा है ग्रेविटेशन फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका इस यूनिट से बनता ही बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इस यूनिट से बनता ही बनता है। ठीक है, या तो आपके पास ये बेसिक में पूछा जाता है, देखिए ये न्यूटन्स लॉ पे भूल जाइए, न्यूटन्स लॉ पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑर्बिटल या एस्केप वेलोसिटी पे क्वेश्चन आता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी या एस्केप वेलोसिटी पे आता है, या फिर आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पे, फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे रिंग की वजह से आता है, शेल की वजह से आता है, तो सॉलिड स्फीयर की वजह से आता है, या सर्कुलर डिस्क की वजह से आता है। मैंने एक जगह आपको टेबल बनवाई होगी, टेबल में आपके पास मैंने बताया होगा फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आती है और पोटेंशियल की इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो उसके बाद केपलर्स लॉ पे आता है। केपलर्स लॉ या प्लेनेटरी मोशन ऑफ प्लेनेटरी मोशन और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या पूछा जाता है? टाइम पीरियड पूछा जाता है कि टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, जैसे कि जियो स्टेशनरी का पूछा गया था कि वो उसका रिवोल्यूटरी टाइम कितना है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के ऊपर क्वेश्चन आता है। और प्लेनेटरी मोशन या केपलर्स लॉ जो है, केपलर्स लॉ के 3 लॉ है, केपलर्स के तीनों लॉ के बेस पे कोई क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट के ऊपर तो आएगा नहीं, सेकंड के ऊपर आएगा, और कहागा एरियल वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, या थर्ड लॉ के ऊपर आता है। ठीक है, कि उसका टाइम पीरियड और क्या है, मेजर एक्सेस या क्या है, माइनर एक्सेस के ऊपर आता है। क्या है, टी स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है आपके पास, थर्ड लॉ में क्या होता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। ठीक है, तो इस पे पूछा जाता है। इसमें क्या क्या कहा मैंने आपको? इसमें कहा एक तो आपके पास स्केप वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी के ऊपर पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, या तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, या यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आपके पास क्या है,
इससे पूछा जाता है फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल और सॉलिड या स्फेयर सर्कुलर डिस्क की वजह से फील्ड की। मैंने एक टेबल बनवाई होगी आपके नोट्स में, उसमें बताया होगा कि फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, फील्ड कितना होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की स्ट्रेंथ क्या क्या होती है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर की वजह से बताया होगा, डिस्क की वजह से बताया होगा। ठीक है, और या फिर कहा केपलर्स लॉ पे और प्लेनेटरी मोशन या आर्टिफिशियल सैटेलाइट में। तो एक क्वेश्चन आपके पास इनमें से आता ही आता है, तो ध्यान रखना आपके पास या तो ऊपर से आएगा, अगर ऊपर से आ गया तो नीचे से नहीं आएगा, यानी आपके पास अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी पे आ गया तो नीचे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्या आता है आपके पास? ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्या आता है आपके पास? वर्क एनर्जी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लेना। काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस वर्क जो थ्योरम कहती है, जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर आता है, इतना ही याद रखना है बस, फॉर्मूला बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यही संरक्षी बल और असंरक्षी बल के बारे में आता है। ठीक है, कौन से कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इनके एग्जांपल आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास कि आपके पास फिर आता है जो है कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी तो नहीं, मोशन ऑफ लीनियर सरफेस। ठीक है, जितना भी आपके पास ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच पूछा जाएगा। ठीक है, और इतना ही आपके पास जितने भी एनर्जीज है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हर एक सिस्टम के लिए वो आपको लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ पार्टिकल एनर्जी फंक्शन के, ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें से इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम ध्यान रख सकते हो कि आपके पास एक्सेलरेशन किसमें होता है, किसमें नहीं होता है। अर्थ इज एक्सेलरेटेड सॉरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से। तो प्रोबेबिलिटी, मोस्ट प्रोबेबिलिटी एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली जो पूछा जा सकता है वो ये है, आपके पास इससे पूछा जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और ये वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब जाता हूं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए सेंटर ऑफ मास यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर क्वेश्चन आता है। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच रिलेशन जो कि टाउ इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रॉकेट के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, रॉकेट के मैंने इक्वेशन लिखा है कि कैसे मास वेरिएबल होता है, वहां पर कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, अब दूसरा हमने कहा होगा कि ठीक है, ये यहां से दो इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास जो है इंपॉर्टेंट है आपके पास, और रॉकेट वाला और एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में रिलेशन ध्यान रख लेना। एरियल वेलोसिटी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, किसमें? केपलर्स लॉ में पढ़ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्या है आपके पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे। दूसरा क्या है आपके पास? ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन। जो ट्रांसलेशन और घूर्णन, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये याद होना चाहिए। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का, लेमिना का, रॉड का, स्फेरिकल शेल का, सॉलिड स्फीयर का, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है रोटेशनल में, ये ध्यान होना चाहिए। रोलिंग, अगर स्लोप में रोलिंग कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है उसमें, रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और एक और है कंपाउंड पेंडुलम का इक्वेशन याद होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो इस यूनिट से क्या क्या आपके पास क्या क्या मैंने, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का, रिंग का, स्फेरिकल शेल का, सबका याद होना चाहिए जो हमने बताया होगा, डायमीटर के अबाउट, एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो एटलीस्ट इनको पढ़ लेना है इतना। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लूइड। फ्लूइड में क्या है, सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड दी, एक्सेस ऑफ प्रेशर क्या है, पानी की बूंद के अंदर, साबुन की बूंद के अंदर। ठीक है, 4T/R पढ़ते हैं, 2T/R जो पढ़ते हैं वो आपको एक्सेस ऑफ प्रेशर, सरफेस टेंशन। और ये हो गए सरफेस टेंशन में इसकी डेफिनेशन, यूनिट, ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास क्या है, ये क्या है, सरफेस टेंशन का टेम्परेचर के साथ कैसा वेरिएशन है, इस यूनिट से बस आप इतना कर लीजिए। नेक्स्ट है विस्कोसिटी, शांता। तो कैपिलरी ट्यूब वाला तो आना ही चाहिए, कैपिलरी ट्यूब में कैसे जाता है, क्या कौन सा लेंस बनाता है, किस लेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है, और विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, ठीक है, लिक्विड के लिए कितना होता है, और इसका वेरिएशन कैसा होगा टेम्परेचर के साथ। ठीक है, ठीक है, इतना ध्यान होना चाहिए आपके पास। तो एटलीस्ट क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ कैपिलरी ट्यूब, उसका क्या हाइट तक जाता है, उस वो कौन सा लेंस बनाता है। ठीक है, और क्या है आपके पास विस्कोसिटी कोएफिशिएंट लिक्विड के लिए। तीसरा वेरिएशन, वेरिएशन देखना है टेम्परेचर के साथ कैसा होता है विस्कोसिटी का। ठीक है, शांता का ताप के साथ देखना है। ठीक है, पूछते रहिए, अगर कोई चीज कहीं पर समझ नहीं आ रही तो पूछ लेना वहीं पे। ठीक है, अब इसमें आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी के लिए हुक्स लॉ। ठीक है, दूसरा इनमें जो रिलेशन होते हैं इलास्टिक कांस्टेंट के बीच। ठीक है, ईटा, वाई, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, इनके बीच पॉइजन रेशियो, रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, और क्या है, वर्क डन कितना होता है इसमें, ट्विस्टिंग ऑफ द वायर, और ये ट्विस्टिंग कपल ऑन द सिलेंडर, ये मैंने क्वेश्चन में दे रखा, C इक्वल टू फॉर्मूला आता है। ठीक है, कई बार हम पूछ भी चुके हैं इसको। ठीक है, इतना आपसे इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, टाइप ऑफ मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, इनके बीच क्या रिलेशन है, ये आपसे इस यूनिट से आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इथर हाइपोथेसिस ऐसा रखने की याद नहीं है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हुआ था। ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर याद बताया मैंने। ठीक है, तो इथर की जो हाइपोथेसिस दी थी वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर ने दी थी। किसने दी थी, माइकलसन इंटरफेरोमीटर ने दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, फेलियर याद करने की जरूरत नहीं है कि क्या फेलियर थे। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना, जिस पे टिक कर रहा हूँ, जितने पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, उससे आगे नहीं, उससे पीछे भी नहीं। ठीक है, इसके क्या पोस्टुलेट थे, स्पेशल ऑफ थ्योरी के दो पोस्टुलेट थे। क्या है, पहले जितने भी फिजिकल लॉ है वो क्या है आपके पास, क्या है, जितने भी फिजिकल लॉ है वो वैलिड है सब इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। दूसरा क्या था, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, दुनिया के सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए क्या सेम है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पोस्टुलेट भी याद नहीं रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ध्यान रखना, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, लंबाई संकोचन, टाइम डायल्यूशन।
जो टाइम में डाइल्यूट होता है, डाइलेशन होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन। ठीक है, वेलोसिटी नोट से ही देख लेना, वेलोसिटी में क्या कैसा कैसा ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, मास में क्या वेरिएशन होता है, मास, डायनेमिक्स मास का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, रिलेटिविस्टिक एनर्जी इसका फॉर्मूला, और एनर्जी और मास का फॉर्मूला, और 4 वेक्टर में नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। तो पूरी यूनिट में 3 टॉपिक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद हमने कहा है लेंथ डायल्यूशन, सॉरी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायल्यूशन, और वॉल्यूम और एरिया, वॉल्यूम एरिया और चार्ज में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि मास कैसे लिखते हैं, डायनेमिक मास, वेलोसिटी में कैसा वेरिएशन आता है, यानी जो फॉर्मूले लिखवाए होंगे ना हमने आपको, एक्स के जैसे लिखवाया गया एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस कितना लिखवाया था, वी टी अपॉन कितना, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो इनको ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इससे ये कंप्लीट होगी आपके पास कंप्लीट मैकेनिक्स और। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको करने में, पर एटलीस्ट इनको छोड़ के नहीं जा सकते आप पेपर देने। अब इलेक्ट्रोस्टेट है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट में क्या है, देखो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स और गॉस थ्योरम। ठीक है, और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है कि प्लेट है कोई, उन 2 पैरेलल प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए। ठीक है, और या पूछा जाए कि एक सिलेंड्रिकल वायर है, वायर से इतनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, कोई पॉइंट चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आर दूरी पर कितना होगा, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सब लिखे हैं। ठीक है, चार्ज है यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल, तो ये मैंने बताया भी आपको, एक टेबल बनवाया मैंने। ठीक है, यूनिफॉर्म और स्फेरिकल प्लेन चार्ज शीट। ठीक है, कंडक्टर बताया मैंने, तो ये ध्यान नहीं, ये तो होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन आता है, ये ध्यान होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, डाइपोल क्या होते हैं, जितना मैंने नोट्स में करवा रखा है, डाइपोल, यूनिफॉर्म चार्ज, ये तो सब इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, तीनों, और इनमें कितनी एनर्जी होती है, हाफ सी वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद रह जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो कैपेसिटेंस में क्या डिफरेंस आएगा, यानी कोई डाइलेक्ट्रिक अगर आपने उसमें रख दिया तो कैपेसिटेंस तो कैसे बदलेगा, वो आपको पता होना चाहिए। पोलराइजेशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और इंपॉर्टेंट है आपके पास कौन सा वाला, गॉस लॉ, और गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर पैरेलल प्लेट, तो ये पूरा यूनिट जो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है, ये पूरा यूनिट ऐसा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मैग्नेटो, आप छोड़ देना जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा है आप लोग अपना रिवीजन करके जा सकते हैं। उसमें क्या रिवीजन कर सकते हैं, एम्पियर्स लॉ कर सकते हैं, बायोसेवर्ट लॉ कर सकते हैं, और चार्ज पार्टिकल जब किस में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, तो उसका पाथ कैसा होगा, हेलिकल पाथ, सर्कुलर पाथ, स्ट्रेट लाइन, वो लाइन 3-4 लाइन याद कर लेना, जो लोग कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कर लेना। जिन्होंने नहीं किया तो आप लोग सीधा क्या करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ आता ही आता है आपके पास, फैराडे लॉ। ठीक है, लेंज लॉ, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, यानी स्व प्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व, ये आते पूछा जाता है आपके पास। इनके लिए मैंने बताया होगा, कॉइल के लिए कितना होता है म्यूचुअल इंडक्शन, कितना होता है जब 2 कॉइल हो, एनर्जी कितनी स्टोर होती है, ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है मैक्सवेल इक्वेशन, उसके बाद आता है आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल इक्वेशन से क्या क्या ध्यान रखोगे,
पहला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट करंट जो एक फॉर्मूला बताया, डी इक्वल टू एप्सिलॉन डी बाई डी टी, ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, डी इक्वल टू एप्सिलॉन डी बाई डी टी, ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। मैक्सवेल इक्वेशन ये पता होनी चाहिए, चारों मैक्सवेल इक्वेशन, गॉस वाली, डेल डॉट ए इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाली, डेल डॉट बी इक्वल टू 0, डेल क्रॉस यू इक्वल टू कितना माइनस डेल यू बाई डेल टी, डेल क्रॉस बी इक्वल टू कितना जेसी प्लस जेडी ना, करंट डेंसिटी प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ऐसे आपको याद होने चाहिए सारे, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एस इक्वल टू ई क्रॉस बी, या एस इक्वल टू कितना होता है, सॉरी एस इक्वल टू एच क्रॉस क्या होगा एच, और यह एस इक्वल टू कितना हो जाएगा ई क्रॉस बी बाई म्यू, ठीक है। इसकी यूनिट भी ध्यान रखना, और ये किस पे डिपेंड करता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी जो हमने बताया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड में कितना होता है, यानी 1/2 क्या है म्यू ई स्क्वायर लिखवाया होगा, एक जगह एप्सिलॉन म्यू ई लिखवाया होगा, तो डेंसिटी के लिए लिखवाया था हमने फॉर्मूला, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, पोलराइजेशन वाला ध्यान रख लेना, इलेक्ट्रिकल पोलराइज्ड है या सर्कुलर पोलराइज्ड है वो ध्यान रख लेना। डिफरेंट मीडियम में एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना जिस जो करवाया होगा मैंने, ठीक है। तो बाकी और ज्यादा करने की जरूरत है नहीं इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इक्वेशन है वो याद रख लेना, और जब आपके पास इसको किसमें पूछा जाता है, आइसोट्रॉपिक मीडियम में पूछा जाता है, जो ई की पावर एप्सिलॉन वाला फॉर्मूला उसको ध्यान रखना बस एक। नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में शायद ऐसा कोई है नहीं, मैंने क्रैश कोर्स में भी करवा रखा है, तो जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम है आप लोग क्रैश कोर्स में भी देख सकते हैं, बहुत शॉर्ट में भी करवाया है मैंने, ठीक है। जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स लॉ पे एक आता ही आता है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इन पे एक क्वेश्चन में आना है। टेम्परेचर बेस है, किस कंसेप्ट ऑफ किसका कंसेप्ट है, ठीक है। दूसरा फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी, इस पे तो आता ही है, ठीक है, फर्स्ट लॉ भी हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है सीपी और सीबी के बीच क्या रिलेशन है ये पता होना चाहिए। जितने भी प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस और क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस, एंट्रोपी, कार्नोट साइकिल, रिवर्सिबल, इनरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल। तो यहां से क्या याद रखना आपको, एंथैल्पी गिव्स, ये जो आपका थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल है कौन कौन से, एंट्रोपी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, इनका जो रिलेशन लिखवाया था मैंने स्पॉटेड करके, जो मैं लिखवाता हूँ फॉर्मूला वही याद होना चाहिए। दूसरा मैक्सवेल के रिलेशन आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट बताया मैंने, ठीक है, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट भी आपको ध्यान होना चाहिए। क्लाउसियस और कैप्लान इक्वेशन, इक्वेशन याद होना चाहिए, ठीक है, डेल अपॉन कितना V2 माइनस टी, V2 माइनस V1, वो वाला इक्वेशन याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जो है इसमें स्पेसिफिक हीट पता होना चाहिए आपको, स्पेसिफिक हीट फॉर मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और डायटॉमिक गैस के लिए। मोनो और डाई के लिए पूछा तो दो ही याद रखना, ठीक है, पॉली के लिए नहीं पूछा। दूसरा मीन फ्री पाथ पता होना चाहिए आपको, लैम्डा का फॉर्मूला आता है, लैम्डा इक्वल टू कितना 1/2 √2 dn स्क्वायर करके कुछ ऐसा फॉर्मूला है, वो ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी मैक्सवेल के जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है V का फॉर्मूला, ठीक है, वो याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट में है थ्योरी ऑफ रेडिएशन से, ठीक है। थ्योरी ऑफ रेडिएशन से क्या है आपके पास जो इंपॉर्टेंट है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और क्या है आपके पास प्लांक्स लॉ और वीन्स और रेले जीन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ,
ठीक है, और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। ये लॉ याद रखने, बस इनके डेरिवेशन छोड़िए सब चीज, बस लॉ याद होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए इतने, देखो इसमें क्या करना है आपको, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन क्या होता है, इमिशन क्या होता है, ए की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। कंप्लीट यहाँ पर 2 मिनट में ये हो जाएगा। उसके बाद सीधा याद रखना प्लांक्स लॉ क्या होता है, प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला कौन सा, 8 पाई एच न्यू वाला, 8 पाई एच न्यू बाई सी क्यू ई की पावर एच न्यू बाई के टी -1, ये याद होना चाहिए। फिर इसको ही आपने वीन्स और रेले में चेंज करना। लो के लिए क्या हो जाएगा, लो के लिए आपके लिए क्या हो जाएगा, लो वेवलेंथ के लिए, और हायर वेवलेंथ के लिए कौन सा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उनका फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाता। रेले के बाद स्टीफन लॉ इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, और फिर डिस्प्लेसमेंट लॉ लैम्डा एम टी इक्वल टू कांस्टेंट हो गए। तो मुश्किल से 10 मिनट लगेगा याद करने में, ठीक है। तो 10 मिनट में ये याद हो जाएगा, चाहे आप पहली बार क्यों ना पढ़ रहे हो। स्टैटिकल मैकेनिक्स में जो लोग एलटी के हैं, मतलब जिन्होंने, जो कुछ लोग तो एमएससी के हैं, तो एमएससी वाले तो कर सकते हैं, एमएससी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहां से ध्यान रखना, म्यू स्पेस ध्यान रखना, कितने डायमेंशन होते हैं इसके पास, इतना ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है याद रख लेना। माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट क्या होते हैं, ठीक है। और क्या, बोल्ट्जमैन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, वेलोसिटी के लिए क्या था वो। और ये डिफरेंट टाइप की जो स्टैटिक्स होती है ना, फर्मी डिराक स्टैटिक्स, ये वाला इलेक्ट्रॉन गैस बॉस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, फोटोन गैस, ठीक है, फोटोन गैस भी रहने देता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी डिफरेंट टाइप की जो स्टैटिक्स है वो वाले। 3 जो स्टैटिक्स थी आपके पास, कौन कौन सी, बॉस आइंस्टाइन मैक्सवेल और फर्मी डिराक, तीनों स्टैटिक्स का पता होना चाहिए। म्यू में कितना होता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला कितना होता है। एक जो हमने ग्राफ बनाया था जिसमें हमने क्या एफ ई की वैल्यू कही थी, जो ऑक्यूपेंसी की प्रोबेबिलिटी बताई थी, ठीक है। एक में जब हाफ आती है तब कब आती है, ई इक्वल टू ई माइनस ई एफ, और इसका फंक्शन कितना होता है, इसका फॉर्मूला बताता है कितना होता है, 1/e के पावर कितना, ई माइनस ई एफ बाई के टी -1, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान होना चाहिए। और इस एफ ई की वैल्यू जब दोनों इक्वल है तब कितनी होती है, ठीक है। और इस एफ ई की वैल्यू अगर एक ग्रेटर है तब कितनी होती है, तो ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। जिसको बोलते हैं फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, मुश्किल लगेगा आपको। क्या याद रखना, एंजेम्बल याद रखना। एंजेम्बल में क्या, 3 एंजेम्बल थे आपके पास, कौन कौन से, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रेन कैनोनिकल, 3 थे। तो उनमें देखना क्या क्या कांस्टेंट रहता है, एक टेबल बनवाई होगी मैंने, एक में कहा होगा मैंने टी वी एन, एक में कहा होगा ई वी एन, ऐसा कुछ कहा होगा ना। तो ये याद रखने की कौन सा किस्म होता है बस, और कुछ नहीं करना कि क्या एंजेम्बल होता है, छोड़िए सब, बस इतना याद रखना कैनोनिकल में क्या क्या कांस्टेंट होते हैं, टी वी एन, ठीक है। बस इतने में कहानी खत्म। माइक्रो कैनोनिकल में क्या होता है, ग्रैंड कैनोनिकल में क्या होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पहली कहानी खत्म, एंजेम्बल की कहानी खत्म। म्यू स्पेस में क्या ध्यान रखोगे, म्यू स्पेस में ये ध्यान रखोगे कि म्यू स्पेस कितना किसको बोलते हैं, ठीक है, वो कितने डायमेंशन का होता है। जैसे आपके पास फेज, फेज भी तो आया था कहीं पर, ठीक है। चलिए फेज, और फिर आप ध्यान रखोगे, ठीक है, ये मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और तीनों टाइप के स्टैटिक्स, क्या क्या डिफरेंस, मैंने एक जगह डिफरेंस बनवाया, टेबल बनवाया, उस टेबल को याद कर लेना। म्यू की वैल्यू किस में कितनी होती है, किस में आइडेंटिकल पार्टिकल, मतलब किस में डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल होता है, किस में इनडिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल होता है, ये आपको पता होना चाहिए तीनों में से। तो इसको मुश्किल
से पढ़ने में 5 से 7 मिनट लगेगा। एक तो ये याद कर लिया, कैनोनिकल में ये है, मान लीजिए ग्रेन कैनोनिकल में ये है, माइक्रो कैनोनिकल में कौन सी चीजें कांस्टेंट है, ठीक है। एंसेम्बल क्लियर। माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट में माइक्रो और मैक्रो भी छोड़िए, इसको भी हटा दो, इसको भी मत पढ़ना, ठीक है। जो एलटी के जो जिनको अगर स्टैटिकल मैकेनिक्स समझ, तो मेरे के कितना हो जाए, न्यू स्पेस, एंसेम्बल, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वेलोसिटी का, फेज स्पेस, फेज स्पेस में कितने डायमेंशन होते हैं, ठीक है। तो 3 मोमेंट पोजीशन के होते हैं, 3 मोमेंटम के होते हैं, 6 डायमेंशन। इतने में यही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा। दूसरा, तीनों टाइप की स्टैटिक्स, मैक्सवेल स्टैटिक्स, बोस आइंस्टाइन बोस स्टैटिक्स, और तीसरा है फर्मी डिराक स्टैटिक्स, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको क्या है पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब ये हो गया, तो इनसे कितनी 4 पॉइंट है, हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा। अब आता है आपके पास, इससे ध्यान से पढ़ लेना। अगर किसी को नहीं समझ आया, वापस मैंने इसको आपकी बैच में भी कराया, क्रैश कोर्स में भी कराया, ठीक है। तो फर्मेट प्रिंसिपल ध्यान रख लेना, पाथ और इट्स टाइम वाला। फर्मेट प्रिंसिपल क्या होता है, टाइम वाला मतलब कौन सा, फर्मेट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो लाइट है ट्रेवल करने के लिए उस पाथ को फॉलो करती है जहां पर मिनिमम टाइम लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा आपके पास रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स से क्या क्या होता है, ये बता रखा मैंने, फॉर्मूला लिखवा रखा बकायदा, ठीक है। और ये लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तीसरा आपके पास होना चाहिए जो है क्या था, कार्डिनल पॉइंट कितने होते हैं ऑप्टिकल सिस्टम में, न्यूटन फॉर्मूला, ये ध्यान होना चाहिए। थिन लेंस और थिक लेंस का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होती है मैग्निफिकेशन के लिए, ठीक है, बस। और दूसरा नोडल स्लाइड तो नॉर्मली है। आई पीसेस क्या होती है, तीनों आई पीसेस क्या होती है, ये मैंने पढ़ा रखे थे ना। तो यहां से क्या क्या पता चल गया, फॉर्मेट प्रिंसिपल क्या होता है, 2-3 लाइन का याद रखना है, एक्सट्रीमम पाथ और मिनिमम टाइम वाला। एक एक्सट्रीमम पाथ वाला भी तो बोला, कुछ ऐसे मिनिमम पाथ को फॉलो करता है, फिर एक ऐसा होता है जिसमें टाइम लॉन्गेस्ट पाथ को फॉलो करता है, पर वो एक्सट्रीमम की कंडीशन जो आती है, ठीक है। तो इसमें दूसरा ये रिफ्लेक्शन, कॉनकेव सरफेस से कैसा रिफ्लेक्शन, जिसको आप क्या बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोल देते हैं, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला याद रख लेना, और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए। तीसरा है कार्डिनल पॉइंट कितना, कार्डिनल पॉइंट 6 याद रख लेना, और छोड़िए सब चीज, कार्डिनल पॉइंट में ये याद रखना कितने होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं, 2 नोडल पॉइंट होते हैं, 2 क्या होते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट होते हैं, 2 फोकल पॉइंट होता है, 6। बस इतना याद रखना है इसमें भी, और कुछ नहीं है इसमें। ये मत देखना कि कहाँ कहाँ कार्डिनल पॉइंट होता है। पोजीशन के लिए जो याद रख सकते हैं, मैंने पोजीशन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद रख लेना, -FU इक्वल टू जो मैंने करवाया है, ठीक है। लैग्रेंजियन इक्वेशन मैग्निफिकेशन के लिए सिर्फ इक्वेशन याद कर लेना, ठीक है। दूसरा, डिफरेंट टाइप के आईपीसेस और इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है, जितने भी ये क्या होता है, टेलीस्कोप होता है, आपके पास टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, स्पेक्ट्रोमीटर है, और ठीक है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं, ठीक है। उस ऑयल का नाम याद रख सकते हो बस, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में बताया, जिसमें डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग के बारे में बताया मैंने, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा योग, तो इतना इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। अब ये है एब्रेशन, तो एब्रेशन आपको पता होना चाहिए, स्फेरिकल एब्रेशन, जितना मैंने एब्रेशन पढ़ा होगा, स्फेरिकल एब्रेशन, मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन, कंडीशन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा कॉम्बिनेशन ये पूरा, ठीक है, स्फेरिकल मिरर तक, यहाँ तक, ठीक है। थ्योरी ऑफ डिस्पर्जन आपको पता होना चाहिए, बस ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो इसमें तो लगभग सारा ये ठीक है। एब्रेशन क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, स्पेरिकल क्या होता है, क्रोमेटिज्म की प्रिंसिपल क्या है, थ्योरी ऑफ डिस्पर्जन। थ्योरी ऑफ डिस्पर्जन में प्रिज्म पढ़ लेना, प्रिज्म से कैसे कैसे डिस्पर्जन होता है वो सारी उसमें आएगी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आता है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में आपको हाइगेन्स प्रिंसिपल ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और कुछ याद मत कर लेना, टू स्लिट इंटरफेरेंस याद कर लेना, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है, उसके क्या क्या टाइप होते हैं, बस दो चीजें बता रहा हूँ यहाँ से हाइगेन्स प्रिंसिपल, यहाँ से इंटरफेरेंस पढ़ लेना, ठीक है। इंटरफेरेंस बाकी में जब आप इंटरफेरेंस पढ़ रहे होंगे तो कोरेंस की कंडीशन पढ़ रहे होंगे, तो ये कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इंटरफेरेंस पढ़ लेना, उसके टाइप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से फ्रिजनल बाइप्रिज्म, ठीक है। और थिन फिल्म की वजह से इंटरफेरेंस की जो कंडीशंस होती है वो ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। बाइप्रिज्म, फ्रिजनल बाइप्रिज्म और थिन फिल्म की वजह से जो इंटरफेरेंस की कंडीशन आती है वो क्या होती है, ठीक है। और थोड़ा याद रख लेना हेडर फ्रिंजेस क्या होती है, और माइकलसन इंटरफेरोमीटर ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। बस माइकलसन इंटरफेरोमीटर ही ध्यान होना चाहिए, ठीक है। टोलिन इंटरफेरोमीटर में क्या होता है, टोलेंस की फ्रिंजेस क्या होती है, फेब्री पेरोड इंटरफेरोमीटर। और एलेस्ट्रॉन क्या होता है, एलेस्ट्रॉन वो एटालॉन क्या होता है, एटालॉन वो होता है कि मतलब जो फेब्री पेरोड जो इंटरफेरेंस उसमें जो फेब्री पेरोड इंटरफेरोमीटर था उसको हर बार बनाना पॉसिबल नहीं था, तो वो पहले से बना हुआ था, तो उसको क्या बोलते हैं, एटलॉन बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एटलॉन बोल देते हैं। तो यहां से क्या क्या बोला मैंने, इंटरफेरेंस, उसके टाइप यानी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, इंटेंसिटी वाला ध्यान रख लेना, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने बोला फ्रेजनल बाइप्रिज्म, थिन फिल्म से जो इंटरफेरेंस की घटना है वो ध्यान रख लेना। दूसरा आपके पास मैंने कहा जितने भी इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, फेबी पेरोमीटर, और आपके पास क्लेमेन ग्रीन इंटरफेरोमीटर, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देख लेना। और टॉलेंस की फ्रिंजेस और हेडर फ्रिंजेस क्या होती है ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। अब है आपको इससे क्या याद रखना है, इससे याद रखोगे आप फ्रेनहोफर और फ्रेजनल डिफ्रैक्शन क्या होता है, क्या डिफ्रैक्शन क्या है, उसकी क्या कंडीशन होती है, फ्रेजनल और फ्रेनहोफर क्या होता है, डिफ्रैक्शन की खोज किसने की, कब आपके खोज मतलब डिस्कवर किया था, ठीक है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या होता है और डबल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। एन स्लिट जिसके पास होगा वो क्या, डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग याद करोगे, ठीक है। डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग के ऊपर आ जाता है, मैंने 2-4 मिनट का ही है कि ए प्लस बी कितना थीटा साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा आता है। डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एन स्लिट होती है, तो बस 2-4 लाइनें याद रखनी है। और जोन प्लेट इंपॉर्टेंट है, जोन प्लेट का एरिया पूछा जाता है, एरिया ऑफ फर्स्ट जोन, ठीक है। उसके बाद फ्रिजनल जो है, उसके बाद आपको जो है रिले क्राइटेरिया याद रखना, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इनकी याद होनी चाहिए। रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग लिमिट ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। रेटिंग की कितनी होती है ये भी पता होना चाहिए, और प्रिज्म की जो है रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर भी ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से क्या क्या हो गया, डिफ्रैक्शन, फ्रेजनल, फ्रेनहोफर, ठीक है। उसके बाद सिंगल स्लिट, डबल स्लिट और एन स्लिट का फॉर्मूले ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिफ्रैक्शन की ग्रेडिंग के बाद जोन प्लेट, रेले क्राइटेरिया, जितने भी रिजॉल्विंग के रेले क्राइटेरिया हो गया, रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है, और डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या क्या होती है रिजॉल्विंग लिमिट और रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। अब पोलराइजेशन में ठीक है, प्लेन पोलराइज क्या होता है, सर्कुलरली पोलराइज क्या होता है ये पता होना चाहिए, ऑलरेडी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ चुके हैं।
किसमें एम्पलीट्यूड सेम रहता है, किसमें डिफरेंट होता है, फेज कितना होता है, चार बातें ध्यान रखनी पड़ती है। मेलिस लॉ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ब्रूस्टर लॉ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है पूरा, यूनि एक्सेल बाई एक्सेल, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस यही है। ठीक होगा इतना? ठीक होगा इतना? तो नेक्स्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद भी अगर कोई ऐसा पूछे मुझे कि मैंने 20 जुलाई को ज्वाइन किया या 15 जुलाई को ज्वाइन किया, अब मैं क्या क्या पढूं, देखिए जितना पॉसिबल उतना पढ़ लीजिए। अगर इनको छोड़ के जाते हो तो सिलेक्शन के परसेंटेज 0 है, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन ये पता होना चाहिए, तो पूरा है सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटर पूरा। उसके बाद है स्प्रिंग, जो सिस्टम बताया था मैंने, स्प्रिंग कनेक्टेड है तो उसमें उसकी जो है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसा लिखते हैं, ठीक है। और आपके पास क्या है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, जैसे सिंपल पेंडुलम क्या होता है, स्प्रिंग सिस्टम मैंने पढ़ाया होगा आपको। फिर हमने यहाँ पढ़ा है, नेक्स्ट है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में डैम्पिंग फोर्स के बारे में कुछ ध्यान नहीं रखना है कि क्या होता है, बस इतना याद रखना कि डैम्पिंग के लिए जो क्राइटेरिया, यानी डैम्पिंग की जो इक्वेशन कही थी ना हमने डैम्पिंग ऑसिलेटर की, वो ध्यान रख लेना, ठीक है। अब क्रिटिकल डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग, ये पता बताया था मैंने आपको, क्रिटिकल डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग। और इसके लिए मैकेन जो है दूसरा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम और पावर डिसिपेशन याद रखना। जितने पैरामीटर मैंने निकाले, क्वालिटी फैक्टर हो गया, जो टाइम डायलेशन, सॉरी रिलैक्सेशन टाइम हो गया, ठीक है, मीन लाइफ टाइम हो गई, तो वो चीजें आप करके जाना, ठीक है। तो वो भी फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। फॉर्मूले के बाद उसका जो है उसमें अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग की क्या कंडीशन होती है, ठीक है। फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर, फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेशन, फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर में फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेशन का इक्वेशन याद रख लेना, ठीक है। और इसके लिए भी सारी चीजें याद रख लेना, पावर डिसिपेशन, रेजोनेंस की कंडीशन, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, रेजोनेंस, शार्पनेस क्या होती है, ठीक है, और क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इसका ध्यान रख लोगे आप, ठीक है। इतना इसमें हो गया क्लियर। फिर आता है आपके पास फिर आता है नेक्स्ट है वेव एनालिसिस ऑफ वेव। तो इंटरफेरेंस तो आपने पढ़ लिया होगा, बीट पढ़ लेना, स्टेशनरी वेव पढ़ लेना, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद एनर्जी क्या होती है स्टेशनरी वेव की, और वेलोसिटी क्या होती है, ग्रुव वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, जिनको अगर ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ना है तो छोड़ देना,
जिनको करना है तो कर लेना, ठीक है, छोड़ देना। जो जिन्होंने पहली बार पढ़ा है तो आप लोग तो रिपीट कर लीजिए, जिन्होंने आज ही पढ़ रहे हैं या कुछ टाइम पहले शुरुआत की तो आप ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ देना, इतने ही पढ़ लेना इनमें से। ठीक, जहां तक कर रहा हूं अब, ये नहीं सुपर पोजिशन भी देख रहे हो। इसका इक्वेशन एक लाइन का, इंटरफेरेंस बीट क्या होती है, स्टेशनरी वेव क्या होती है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव, ये तो मैंने अभी अभी पढ़ा है रिसेंटली। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का क्लासिफिकेशन नहीं भी पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्ट्रासोनिक क्या होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल और पीजो क्रिस्टल इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और मैग्नेटोस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्शन इफेक्ट क्या होता है, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। नेक्स्ट है ठीक है, इस मेथड को ध्यान रखना कि ये मेथड क्या है, ठीक है, बस नॉर्मली मेथड ध्यान रखना कि क्या, उसका पूरा मैकेनिज्म और वर्किंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आता है एकॉस्टिक वेव, तो एनर्जी एकॉस्टिक जो है, डीबी स्केल के बारे में बताया था मैंने, डीबी, और उसमें क्या एकॉस्टिक इंटेंसिटी जो है डीबी स्केल में, ठीक है। और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, नहीं भी पढ़ोगे तो छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें डेंसिटी का फॉर्मूला जिन्होंने पढ़ा है वो ध्यान रखना, अदरवाइज छोड़ दीजिए इसको। जिन्होंने पढ़ा वो ध्यान रख लेना, अदरवाइज इसको छोड़ देना, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये तो आपने पहले ही पढ़े हैं। कंपाउंड पेंडुलम, ओरिजिनल पेंडुलम, एलसी सर्किट क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ एसएचएम इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेशियो, लिजासो फिगर पढ़ लेना, ठीक है। इंटेंसिटी है तो ऑलरेडी पढ़ लिया होगा आपने। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, यही पढ़ लिया हमने। फोर्स ऑसिलेशन, यही पढ़ लिया। बस इतना ये याद रखना, मूविंग गैल्वेनोमीटर और एलसीआर सर्किट, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हम, ठीक है। इतना आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यहां से कुछ नहीं भी पढ़ोगे तो ये 7 फॉर्मूला याद रख लेना, 7 फॉर्मूला, ठीक है। बस और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब पेंडुलम आप याद रख लेना, ठीक है। तो इसको भी स्किप करके चल सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है अब बता रहा हूं यहाँ पे, क्या ध्यान से रट लेना अगर नहीं आ रहा है समझ, क्या क्या पढ़ना है। एक तो पढ़ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, मैं समझ। दूसरा प्लांक रेडिएशन लॉ और आइंस्टीन इक्वेशन, जो मैंने पेपर में दे रखी थी उसको पढ़ के सफिशिएंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेना, जो फोटोन इमिट हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे, सारी चीजें। वर्क फंक्शन क्या होता है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद यहां से कॉम्पटन इफेक्ट, आइंस्टाइन का जो लिखा ना एक्सप्लेनेशन, मैं एक्सप्लेनेशन पे कर ही नहीं रहा हूं, जहां तक टिक किया वही पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं याद रखना, बस इतना इक्वेशन क्या होती है उसकी, ठीक है। उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, जो कॉम्पटन वेवलेंथ जो आई थी, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कितना, लैम्डा सी माइनस लैम्डा, यानी कितना आता है आपके पास, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा ना, एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, एच अपॉन एम अपॉन एम सी जो होता है वो कॉम्पटन वेवलेंथ होती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.0
243 एंगस्ट्रॉम। अगर मैक्सिमम देखोगे तो 180 पे मिलेगा। ये बस 2-4 पॉइंट है, उनको कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ये ध्यान रख लेना। पार्टिकल डुअलिटी, पार्टिकल डुअलिटी में भी क्या रखना, डी ब्रॉगली का लैम्डा का फॉर्मूला याद रख लेना, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया था, डेविसन और जर्मन। ये क्वेश्चन हो गया, पढ़ लिया आपने। और उसके साथ ये देखोगे कि लैम्डा मास पे कैसे डिपेंड करेगा। मास अगर बड़ा होगा तो लैम्डा बहुत छोटा होगा, जो डिटेक्टेबल नहीं होगा। बस इस पे इतनी कहानी खत्म होती है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने निकल टारगेट लिया, यहाँ से एक्साइड, यहाँ से बम्बार्ड हुआ, यहाँ पर डिफ्रैक्ट हुआ। ठीक है, वो कोई कहानी याद करेंगे, कोई टाइम भी नहीं होगा। डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट में डेविसन और जर्मन ने क्या किया, यही याद रखना। इन्होंने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था, बस। क्या एक्सपेरिमेंटल है ये थॉमसन एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, उन्होंने भी यही किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है वेव पैकेट क्या होता है, बस इससे आगे नहीं बोला मैंने। ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्या होती है, बस। और दूसरा क्या है, हाइजेनबर्ग क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कहता है कि जो है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री भी ध्यान रख सकते हैं। टाइम पे डिपेंडेंसी, ठीक है। उसके बाद लीनियर ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर, सिर्फ यही बोल रहा हूँ, पोजीशन ऑपरेटर तो करने की जरूरत भी नहीं, क्या जरूरत है पोजीशन। मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, हर्मिशन ऑपरेटर। ठीक है, बस। और एनर्जी और हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये कितनी होती है, कितनी हो जाएगी, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। कितना E इक्वल टू कितना होता है, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। इसको ध्यान रख लेना, बस खत्म ये वाली लाइन की। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, ऑपरेटर ध्यान रखना, किस किस की। एनर्जी ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, और कौन सा हर्मिशन ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, उसकी आइगन वैल्यू कैसी होती है, ये ध्यान रख लोगे। ठीक है, अब यहां से ध्यान से पढ़ लेना। अब यहां पर श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ लेना, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, 1 डायमेंशन 3 डायमेंशन 2। दूसरा ये पढ़ लेना, एथनफर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, पार्टिकल इन बॉक्स का क्या है। पार्टिकल इन बॉक्स के लिए जितने फॉर्मूले लिखा है तो याद होने चाहिए, बस। ठीक है, तो इससे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, श्रोडिंगर इक्वेशन याद हो जाएगी और पार्टिकल इन बॉक्स एथनफर्स्ट थ्योरम, दो फॉर्मूले इसके। और इसके लिए पता होना चाहिए कि पार्टिकल इन बॉक्स है, पार्टिकल इन बॉक्स है, तो अगर आपके पास 0 से a है तो ये अनसिमेट्रिक केस है। इसके लिए एनर्जी याद रख लेना, एनर्जी तो दोनों के लिए यही होती है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ट्वाइस एम ए स्क्वायर। लेकिन a इज ए ब्रीथ, अगर यहाँ ब्रीथ 2a दे दोगे तो यहाँ पे 2a का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। इसके लिए वेव फंक्शन कितना होता है, फाइव इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई a साइन n पाई x बाई a। ये जब लिमिट 0 से a है। और जब आपके पास अगर ऐसा हो, अगर आपके पास ऐसा हो कि पार्टिकल, जो पार्टिकल इन बॉक्स है वो आपके पास ऐसा दे रखा है माइनस a से a, तो एनर्जी का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, E n इक्वल टू कितना, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ट्वाइस एम ए स्क्वायर। लेकिन जो वेव फंक्शन है वो बदल जाएगा, कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा अंडर रूट 2 बाई, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ये वाला। ये कितना हो जाएगा, एक आता है cos n पाई x बाई a। a इसलिए लिख रहा हूं, वृत्त a दे रखी है। ठीक है, ये कितना रहेगा, यहाँ पर n की वैल्यू आती है, कितनी आती है
अगर कॉस इवन फंक्शन है तो इसकी वैल्यू ऑड आती है 1 3 5, और दूसरा वेव फंक्शन आता है, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट 2/a sin n pi x by a। यहाँ पर n की वैल्यू आती है 1 2 4 6 सो ऑन। तो बस ये फॉर्मूले याद रख लेना, ठीक है, और इस एनर्जी के टर्म्स को याद कर लेना, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रदरफोर्ड मॉडल से भी 2-3 क्वेश्चन, बोर मॉडल और उसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा, ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर जो आता है, जो लाइंस आती है ना, लाइनमैन सीरीज, बामर सीरीज, बोर मैग्नेट्रॉन, लार्मर प्रेसिशन। लार्मर प्रेसिशन में स्पेस क्वांटाइजेशन याद रखना, और स्पेस क्वांटाइजेशन कौन सा, जो आपके पास ऐसा बनाया होगा डायग्राम, इधर इधर थीटा की वजह से करके बनाया होगा ना, स्पेस क्वांटाइजेशन। लार्मर फ्रीक्वेंसी, लार्मर फ्रीक्वेंसी कितनी आती है आपके पास, जैसे लार्मर कितना, एफ इक्वल टू कितना होता है, ई बी बाय 4 पाई करके, ठीक है। तो ये आपके पास क्या रहेगा, लार्मर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसका फॉर्मूला ध्यान रखोगे, लार्मर फ्रीक्वेंसी और लार्मर प्रेसिशन और लार्मर फ्रीक्वेंसी। सोमरफेल्ड मॉडल, स्टेन-डालेक एक्सपेरिमेंट, वेक्टर मॉडल। वेक्टर मॉडल क्या बोलता है आपके पास, एल और जो एस ऐड हुए हैं, एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऐड होके टोटल एंगुलर मोमेंटम जो बना, वो वेक्टर मॉडल बोलता है, वेक्टर एटॉमिक मॉडल बोलता है। लार्मर प्रेसिशन क्या बोलता है, जब आपके पास क्या कोई एटम है फिक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ऐसे डायग्राम बनाया होगा मैंने आपके पास, डमरू जैसा, ऊपर बनाया होगा, नीचे बनाया होगा, सब लार्मर प्रेसिशन, ठीक है। यहाँ से कुछ बनाया होगा अगर याद आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो वहां से भी इतना ज्यादा लार्मर प्रेसिशन से याद करने की जरूरत नहीं, बस लार्मर फ्रीक्वेंसी याद रखना कि आपके पास लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। अब आता है स्पेस क्वांटाइजेशन, लार्मर फ्रीक्वेंसी में पढ़ लोगे आप स्पेस, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा, ये जो एनएस कपलिंग और जेजे कपलिंग, इनके सिलेक्शन रूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटेंसिटी रूल, ठीक है, इंटेंसिटी की रूल भी आता है, ठीक है। और सोडियम डी लाइंस कहाँ से पे आती है, डी1 लाइन कहाँ से मिलती है, जैसे P3/2 से S1/2 में आती है, उसको बोलते हैं D2 लाइन। उसकी वेवलेंथ होती है कितनी, 58996 एंगस्ट्रॉम। और जो P1/2 से S1/2 में आता है, उसको बोलते हैं सोडियम D1 लाइन, जो जिसकी वेवलेंथ होती है 5890 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फिर जीमान इफेक्ट, नॉर्मल जीमान, एनोमलस जीमान, याद होना चाहिए। और एक्सरे स्पेक्ट्रा, तो कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा और मोज़ले लॉ, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ लेजर, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट। लेजर में याद रखना, जितने क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में करवाए हैं उसको पढ़ लेना, बस जितने टेस्ट सीरीज में करवाए हैं। लेजर में जितने क्वेश्चन मैंने करवाए उतने याद करके लेके जाना बस, ठीक है। ऑप्टिकल पंपिंग, इन्वर्जन, ठीक है, लेजर की फुल फॉर्म, मेजर की फुल फॉर्म, रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, बस मैंने इतना बोला आपको, जितने क्वेश्चन मैंने कराए उनको करके जाना। फ्रैंक-कोंडोन प्रिंसिपल करके जाना इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए करवा रखे हैं, इनको पढ़ के जाना, ठीक है। रमन इफेक्ट करके जाना बस, ठीक है। रमन इफेक्ट क्या क्या होता है, स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन, रेलेट लाइन, उनकी इंटेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा होती है, उनके बीच का डिफरेंस, किस दो लाइंस के बीच का डिफरेंस कितना होता है, ठीक है। 6B 4B किस किस के बीच का डिफरेंस होता है।
अब है सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल में न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मतलब न्यूक्लियस समस्थानिक समबारिक आइसोटॉप्स आइसोबार आइसोन्यूट्रॉनिक, ठीक है, सब न्यूट्रॉनिक जिनको बोलते हैं, ये याद होना चाहिए आपको पास। उसके पास चार्ज मास कितना होता है, स्पिन कितना होता है, शेप क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी आपको क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी हमने बताया, मास डिफेक्ट बताया आपके पास, लिक्विड ड्रॉप मॉडल बताया, सेमी इंपेरिकल फार्मूला बताया, मास फार्मूला, मास डिफेक्ट फार्मूला, ठीक है। एलिमेंट्री पार्टिकल याद कर लेना, वो टेबल याद कर लेना जो मैंने टेबल बनवाता हूँ, ठीक है। बस तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा यूज, ऐसी मैं आशा करता हूँ। नेटवर्क थ्योरम, तो नेटवर्क थ्योरम तो सारी थ्योरम याद रख लेना, नेटवर्क थ्योरम सारी थ्योरम याद कर लेना। किरचॉफ्स लॉ सारे इंपॉर्टेंट है ये तो, सुपरपोजिशन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, थेवेनियन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर, ठीक है। और जिनको ये नहीं हुए जिनके एच पैरामीटर और 4 टर्मिनल, वो मैंने क्रैश कोर्स में करवाया है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, जिन लोगों ने नहीं लिया है तो वो आपका अपना हेडेक था, आपका पर्सनल वो था। मैंने आपको बोला था कि मैं रिवीजन भी करवाऊंगा, टेस्ट प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा, तो मैंने उसमें करवाया, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पे करवाया नहीं और मैंने नापने लिए पे करवाया। आपको मिनिमम एक चीज था कि जिसमें जो आपके बैच का जीएसटी चार्ज कट रहा था, वो हमने आपसे पे करवाया था 190, ठीक है, 190। जिन लोगों ने नहीं किया तो वो आपका पर्सनल रिस्क है, मैंने किसी के लिए मना नहीं किया था, ठीक है। कोई ऐसा कहेगा कि रेगुलर बैच में क्यों नहीं हुआ, तो रेगुलर बैच में जितना ओल्ड सिलेबस था वो मैंने करवा दिया, ठीक है। ऐसा कोई जो जितना पॉसिबल था सिलेबस, क्योंकि ये फ्लो के साथ पढ़ा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मान लीजिए एक टॉपिक ऐड हो गया, एच पैरामीटर ऐड हो गया, तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्लो के साथ पढ़ाएगा ना, बीच में कहाँ से मैं ऐड करूँ, ठीक है। तो जब मैंने किसमें रिवीजन क्लास में पढ़ा है, तो रिवीजन क्लास में मैंने पूरा पढ़ा है ये सब चीज, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जाके देखिए या किसी से मांग लीजिए, जैसा भी आपके पास हो, पर्सनल आपका, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है या रिवीजन कोर्स है। ये वाला वीडियो भी वहीं अपलोड करना था, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किया, तो मैंने क्योंकि वहां एक्सपोर्ट कर सकता हूं इसलिए ये यहाँ पे चलाया, ठीक है। नहीं तो ये वाला भी वहीं होना था। तो जिन लोगों का हम पे ट्रस्ट है उन लोगों के लिए हमने किया है। अभी उसमें भी प्रैक्टिस सेट और आएंगे। जिन लोगों ने नहीं किया तो आपको मैंने पूरा सिलेबस करके करवा के दिया, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो नहीं करवाया, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, ये रिपल फैक्टर, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ये करवा रखे हैं, एल पास हाई पास सब करवा रखे हैं, लीनियर डायोड और वोल्टेज रेगुलेटर वीआर ट्यूब भी करवा रखे हैं, सब करवा रखे हैं, ठीक है। वीआर ट्यूब इम्पोर्टेंट नहीं है, कर सकते हो तो कर लीजिए, ठीक है। लीनियर डायोड तक करवा रखे, ये भी करवा रखे मैंने। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, सॉलिड स्टेट डिवाइस, सेमीकंडक्टर, डायोड इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी डायोड है ये इंपॉर्टेंट है, इनको करके जाना, इनके सिंबल, इनकी वर्किंग, और ये किस बाइसिंग में काम करते हैं, फॉरवर्ड बाइस में काम करते हैं, रिवर्स बाइस में, जितने भी टाइप के डायोड है, ठीक है, उनके सिंबल वो किस में काम करते हैं, बस इतना ध्यान रखना, वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिस्टर इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा, इनके ऑपरेशन कैसे हैं, ठीक है। एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, उनकी एफिशिएंसी कितनी होती है और कौन सी साइकिल में उनमें आउटपुट मिलता है, हाफ साइकिल में, पूरी साइकिल के दौरान। क्लास ए, क्लास बी, पुशफुल लिखा भी है। डेसिबल भी मैंने पढ़ा रखे हैं, कहाँ पर पढ़ा रखे हैं, क्रैश कोर्स वाले में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेसिबल, ठीक है, डेसिबल भी पढ़ा रखे हैं। चलिए, अब ऑसिलेशन है, तो ऑसिलेटर सारे इंपॉर्टेंट है। मल्टी वाइब्रेटर मैंने पढ़ा रखे हैं, मल्टी वाइब्रेटर तीनों, स्टेबल, मोनोस्टेबल, जितने भी ऑसिलेटर है, आरसी शिफ्ट है, टनल है, क्रिस्टल है, इनकी स्टेबिलिटी और रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ऑसिलेटर ये पता होना चाहिए, ठीक है। इनकी ऑसिलेटर में क्या, ऑसिलेशन क्या है, टैंक सर्किट उनमें क्या है,
टैंक सर्किट कितने का फेज प्रोड्यूस करता है, कौन कौन करता है, ट्रांजिस्टर कितने का करता है, सर्किट कितने का करता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो है उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, ठीक है, और हाई फ्रिक्वेंसी में कौन काम करता है, लो में कौन काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रिगिंग क्या होती है, ठीक है, और ट्रिगिंग नहीं भी याद करोगे तो ट्रिगिंग याद रख लेना, एक शॉर्ट टर्म के लिए एक हाई एम्पलीट्यूड की वेव दी जाती है, ठीक है। और मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल और अनस्टेबल, कौन क्या क्या कंडीशन होती है उनमें, ठीक है। अनस्टेबल में क्या होता है, एक भी स्टेट स्टेबल नहीं होती, और मोनोस्टेबल में एक स्टेट स्टेबल होती है, बाइस्टेबल में क्या होती है, दोनों क्या होती है, दोनों स्टेबल स्टेट होती है। दोनों स्टेबल स्टेट मतलब, चलिए जो नहीं थे बता देता हूँ। मतलब मान लीजिए देखो कोई वेव है, ऐसा पार्टिकल है, यही खुद से ऊपर जा रहा है, खुद से नीचे जा रहा है, ये हो गया स्टेबल। अगर पार्टिकल यहाँ था, मैंने इसको ट्रिगिंग किया, ट्रिगर किया, एनर्जी दी, तो यहाँ पहुंच गया, फिर ये खुद ही नीचे आ गया, इसको बोलते हैं एक स्टेट स्टेबल है। दूसरे में क्या होता है, अगर यहाँ से ट्रिगिंग करे, यहाँ पहुंच गया, अब ये खुद से आ ही नहीं रहा, नीचे चलता जा रहा है, यहाँ के बाद मैंने इसको ट्रिगर कर दिया, एक ट्रिगिंग और की, तो ये नीचे आ गया, तो उसके बाद दो स्टेबल स्टेट है, 0 भी और 1 भी। तो फुल कोर्स क्रैश कोर्स में हुआ ये भी, ठीक है, फुल कोर्स में नहीं हुआ, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो चलिए नेक्स्ट है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है पूरा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पूरा याद होना चाहिए आपको कि इनका कन्वर्जन, कॉम्प्लीमेंट मैंने पढ़ा है, वंस कॉम्प्लीमेंट, टू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, फिर से मैंने क्रैश कोर्स में पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है, 2 बार क्वेश्चन आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट दोनों बार आ रखा है लैब असिस्टेंट के, कॉम्प्लीमेंट बहुत आसान भी है। बुलियन अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन थ्योरम और ड्यूल्स क्या होता है, ठीक है। चलिए लॉजिक गेट तो इम्पोर्ट सभी कर लेंगे, लॉजिक गेट में एडर और सब सेक्टर भी करवा रखे मैंने, पर वो करा रखे हैं सब क्रैश कोर्स में, ठीक है। अब ये सॉलिड स्टेट में जितने टॉपिक दिख रहे हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखोगे, क्या याद रखोगे इसमें, ये कुछ याद मत रखना, लैटिस क्या होता है, बेसिस क्या होता है, लैटिस और बेसिस, 2 डायमेंशन में कितने लैटिस होते हैं, 3 डायमेंशन में कितने होते हैं, बस। मिलर इंडिसेस क्या होती है, यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। और रेसिप्रोकल लैटिस के टाइप, और क्या है ब्रिलियन जोन क्या होता है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन की वैल्यू याद रखना, -π/a से +π/a। एक्सरे डिफ्रैक्शन तो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ब्रेक्स लॉ पढ़ लोगे, ठीक है, और ये एटॉमिक और ज्योमेट्रिकल फैक्टर का फॉर्मूला ध्यान रख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है एलिमेंट्री लैटिस डायनेमिक्स, तो यहां से क्या ध्यान रखोगे, लैटिस वाइब्रेशन और फोनोन। उसके बाद डुलॉन्ग और पेटेंट लॉ, स्पेसिफिक हीट के लिए आइंस्टाइन और डिबाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है। इनमें जो जो क्वेश्चन करवाए वही ध्यान रख लेना। ये कहता है स्पेसिफिक हीट CB = 3R होता है किसी भी टेम्परेचर पर। ये कहता है कि क्या है, हाई टेम्परेचर पे तो 3R है, लेकिन लो टेम्परेचर पे क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है, ठीक है। और इनमें जितना भी करवाया मैंने, आपके पास आइंस्टाइन टेम्परेचर या डिवाई टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। दूसरा ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, डाया पैरा फेरो, ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। इनको नहीं भी पढ़ोगे, क्लासिक लेविनियन थ्योरी एंड डोमेन थ्योरी, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपके पास। वीन्स लॉ क्या होता है पता होना चाहिए, वीन्स लॉ का फॉर्मूला, ठीक है। और क्यूरी लॉ, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक में डोमेन जो बनते हैं, और BH कर्व,
एनर्जी लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस, बीएच कर्व कैसे हो, ठीक है, बीएच कर्व क्या होता है, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। फिर आता है, यहां से आपको कुछ याद मत रखना, क्लाउसियस मोसेट इक्वेशन याद रख लेना बस। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, बस, ठीक है, इतना ध्यान रख लोगे यहां से इस यूनिट से। सेमीकंडक्टर तो कंडक्टिविटी ध्यान रखोगे, एन टाइप और पी टाइप में क्या कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पिछली बार भी आया था, कंडक्टिविटी और सेमीकंडक्टर ही इंपॉर्टेंट है, पी टाइप एन टाइप तो ऑलरेडी पढ़, हॉल इफेक्ट मैंने पढ़ा दिया आपको, हॉल इफेक्ट के कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट है, और केपी मॉडल, केपी मॉडल नहीं याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। पूछिए, कुछ पूछना आपको, सिलेबस कंप्लीट है, कुछ पूछना है, जो लोग लाइव है पूछ सकते हैं। देखिए क्या करो, नोट्स है, जिन्होंने नोट्स बना लिए, मान लीजिए नहीं समझ आ रहा है, फॉर्मूले, अच्छा किसी स्टूडेंट ने कहा भी थोड़ा सर फॉर्मूले लिखवाते हैं बस, और कुछ नहीं है, डिमांड यही है, ठीक है। तो आप क्या करिए, जो टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन की, जिन्होंने नहीं की ज्वाइन कर लो, सारे 15 के टेस्ट लगाओ, और वो क्वेश्चन कहीं पर भी दिख जाए आपको आंसर याद होना चाहिए, पहली बात तो ये। अब उसके लिए आप मेमोरी बूस्टर खाओ, चाहे कुछ करिए, याद होनी चाहिए, जितना प्रैक्टिस सेट का एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए। दूसरा, जो कॉपी के लास्ट में क्वेश्चन करवा रखे हैं टॉपिक के, उनको याद कर लो, किसी से कॉपी मांग लो, या फिर हमने जो जो मटेरियल भेजा है, गूगल ड्राइव बना रखा है, उसमें जो मटेरियल भेजा हुआ उतना ही मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। आप उन क्वेश्चन को लगाओ, उनको याद कर लो, क्या क्या मैंने इंपॉर्टेंट कहा बोला है, ठीक है, वो कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट 15 के 15 याद होनी चाहिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, इनफ है, बहुत इनफ है, इतना पढ़ लोगे, मेरा नोट्स जो है अगर बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग, ठीक है। जो लोग अगर कोई किसी कंपटीशन की बुक है उसको लगा रहे हैं, उससे बढ़िया नोट्स के पीछे जो क्वेश्चन उनको याद कर लो, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लगा लो, इसके बाद जो सॉरी टेस्ट पेपर के क्वेश्चन लगा लो, जो प्रैक्टिस सेट के जो जो प्रोवाइड होंगे इसके बाद भी होंगे, ठीक है, कल से परसों से होंगे, ठीक है। तो जैसे अभी जो टेस्ट क्रैश कोर्स में मैंने एक न्यूक्लियर का प्रैक्टिस सेट भी लगाया, जो कि टेस्ट नंबर 15 का ये पेपर है वो, ठीक है, उसको लगा लीजिए, उसमें पूरा मैंने उसका वीडियो देखिए, वो मैंने पूरा न्यूक्लियर और पार्टिकल आपको समझाया है, ठीक है, ना कि सिर्फ टेस्ट सॉल्व करवाया, इसलिए वो वहां पे भी अपलोड हुआ है। और कोई क्वेश्चन बताइए, सबको ठीक है। अब इसके बाद इसमें कोई क्लास नहीं होगी, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब एक और कॉमन क्वेश्चन, ये मत पूछिए 20 जुलाई को मैंने किया तो मैं क्या क्या पढ़ूं, जितने पे टिक करा है उतने को पढ़ के जाइए, नहीं पढ़ सकते हो कैसे भी करके दिन के 4 वीडियो देखो, 5 वीडियो देखो। आप 20 जुलाई को जाग रहे हो और आप चाह रहे हो कि अब मैं कुछ ऐसा मंत्र बताऊंगी, बस कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ के ही जाना पड़ेगा सिलेबस अच्छा खासा, ठीक है। ये तो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना, अब एग्जाम में उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो वो जान सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं,
100% एक्यूरेसी इसमें भी नहीं होगी, पर प्रोबेबिलिटी इससे बाहर नहीं जाएगा वो। मेरे पास ये सिलेबस है तो मैं क्या सोच सकता हूँ, वो मैंने दिया है आपको। पर आप ये ना सोचे कि आप मैंने 15 जुलाई को ज्वाइन किया, 15 अगस्त को पेपर है या 18 अगस्त को पेपर है, एक महीने के लिए कुछ ऐसा बताओ। कुछ नहीं है, कुछ एक महीने में कुछ नहीं होता। जो लोग सितंबर से पढ़ रहे हैं वो अपनी मेहनत में लगे, वो आपका प्रॉब्लम है, आपने देर ज्वाइन किया, ठीक है। और दूसरी चीज है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपने जब कोर्स परचेज किया हो तो कुछ सोच के, क्या क्या सोच के क्या उसको इम्प्लीमेंट करो। आपको ये भी पता होगा कि 140 से 143 वीडियो है, 143 वीडियोस है, तो आपने कुछ तो सोच के किया होगा ना। हुँ? तो एक महीने में कुछ नहीं होता, और करने वालों के लिए भी हो जाता है। जिनकी अच्छी तैयारी है, खुद से रिपीट करो, रिवीजन करो। इसीलिए क्रैश कोर्स में मैंने दोबारा पढ़ाना छोड़ दिया, क्योंकि नहीं तो मैं सब्जेक्ट वही रिपीट कर रहा था दोबारा से, और सबका टाइम वेस्ट हो रहा था। तो आप क्या कर रखे हैं, जैसे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल, आपने पढ़ लिया, टेस्ट लगा लीजिए। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल पढ़ लिया, अब क्वांटम नेक्स्ट करेंगे, तो क्वांटम पढ़ के रखना है। क्वांटम का एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे, वहां से वो क्लियर हो जाएगा। फिर एक ईएमटी का कराएंगे, ईएमटी आपकी रिवीजन हो जाएगी, आप रिवीजन कर सकते हैं। ये ईएमटी पे भी क्वेश्चन करवाएंगे, फिर मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन करवाएंगे उस पे, ठीक है। और टेस्ट पेपर जरूर लगाइए। और कोई क्वेश्चन है? नहीं है ना, अब तो नहीं है ना। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने बताया था आप लोगों को कि ये मैंने बोला है कि जो जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस वो इतने टॉपिक है। पूछ लीजिए, आज पूछ लीजिए, इसके बाद इसमें वीडियो अपलोड नहीं होगी बैच में। और अपना अब नया सीखना या कुछ करना छोड़ दीजिए, जितना हो उसको एंजम्बल करो, रिवीजन करो, ठीक है। कोई टॉपिक छूट रहा है उसको छोड़ दो, ठीक है। कोई टॉपिक अगर लग रहा है उसको छोड़ दो। पेपर के स्टडी के लिए मैं बता दूंगा जब पेपर होगा, तो आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करना, कैसे कैसे क्वेश्चन टेकल करने हैं, ठीक है। क्या करना, जब भी पेपर आए तो पहले पेपर जब पलटोगे, सबसे पहले पेपर के लिए क्या करना, चलिए बता देता हूँ, आज ही बता देता हूँ। पेपर आया आपके पास 1 से 100 तक, यहाँ तक, इसके बीच में 25 फिजिक्स के हैं और 25 मैथ्स के हैं और 10 उत्तराखंड, 5 रीजनिंग, जो भी है शायद आई थिंक, और 30 पेडागोजी, ऐसा कुछ है ना, 10 मान लेते हैं, ठीक है। इसमें जीएस भी इंक्लूड में, फॉर एग्जांपल के लिए जो आप पेपर देखोगे, हो सकता है किसी के पास फिजिक्स पहले आ रहा होगा, मैथ्स बाद में आ रहा होगा। अब कोई ऐसा नहीं कि अपने मेरा तो मैथ्स बहुत अच्छा है और मैं मैथ्स सॉल्व करने लग जाऊंगा। मान लीजिए मैथ्स किसी का बहुत अच्छा है और आप सॉल्व करने लग गए, एक तरफ से मैथ्स का पार्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 मैथ्स का था, और आपने मैथ्स का पेपर सॉल्व किया 1 से 25 तक, और आपके पूरे के पूरे सही है, आपको कितने मार्क्स मिले, 25। फिर आपके पास देन फिजिक्स आया, फिजिक्स में भी आपने 1 से सॉल्व किए और 25 पूरे, ठीक है। और ये भी आपके पूरे सही थे, 50। तो 25 और 25 कितना हो, 50 टोटल हो गए, ये छूट जाएंगे आपके, टाइम ही खत्म, टाइम खत्म। आप कितने आए, 50। और एक इंसान ने क्या किया, जो दूसरे स्टूडेंट थे उन्होंने क्या किया, उत्तराखंड में से बहुत आसान आ गया, मतलब मान लीजिए 5 नंबर लेके आया वो। रीजनिंग में भी उन्होंने कहा कि मैं 5 नंबर लेके आया, उन्होंने कहा कि 15 नंबर यहाँ से लेके आया मैं, ठीक है। और 25 में से उन्होंने कहा कि 15 नंबर आ रहे मेरे मैथ्स में, ठीक है। और आपके पास फिजिक्स में उसे बहुत अच्छी नहीं आती तो 15 मार्क्स लेके आए, ठीक है। और बहुत एवरेज स्टूडेंट थे मैंने। और इसके कितने हुए, 15 15 30 30 और 20, 50 और 55। एक एवरेज स्टूडेंट ने आपसे ज्यादा मार्क्स लेके आए,
और आप सुपर इंटेलिजेंट थे, 25 आपने यहाँ पे लगे, 25 में से 25 सही है, 25 में से 25 आपके यहाँ है, 85 बने। क्योंकि अगर इन दोनों को सॉल्व करने चले गए तो ये आपसे नहीं होंगे, टाइम की शॉर्टेज। तो पेपर क्या करना है, जब आपके पास पेपर आए, पहला क्वेश्चन किसी का भी हो और आखिरी क्वेश्चन किसी का भी हो, जो क्वेश्चन बस देखते ही सॉल्व हो जा रहा है। जैसे आया, सपोज दैट आया कि आपके पास फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि साबुन की बुलबुले में कौन सी परिघटनाएं हो रही है, तो आपको बताइए इंटरफेरेंस, आपने टिक कर दिया। फिर आपसे पूछा जाएगा डिफ्रैक्शन की, मान लीजिए किसी की खोज पूछ ली, किसने की, तो आपने टिक कर दिया। जो क्वेश्चन देखते हुए सॉल्व हो जाए ना, उसको टिक करना है, ठीक है। ये 1 से 100 तक चलेगा, आप सीधा 1 से 100 तक, जो जिस क्वेश्चन में दिमाग लगना ही नहीं है, बस वो देखते ही टिक लग जाता है जिसपे, ठीक है। मान लीजिए ऐसा आ गया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, सोचना ही नहीं है, ठीक है, टिक कर दो। तो 1 से 100 तक जाना जिन पे आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब वापस से सेकंड बार आना है, कभी भी एक पेपर पे फोकस करना ही नहीं है, क्योंकि आप या तो फिर एक ही पढ़ के जा रखे हो तो अलग बात है। दूसरी बार आओगे, जिन जिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 सेकंड लग रहे हैं वो सॉल्व कर देने, ठीक है। वो 30 सेकंड जिनमें लग रहा है वो सॉल्व कर देने, ठीक है। अब तीसरा कौन सा, जिनमें अब तीसरी बार आप भी 100 तक गए, ठीक है। अब चौथी बार में कौन सा करना, जिनमें 1 मिनट लग रहा है, ठीक है। अब पांचवें किसमें, पांचवी बार जब रिवीजन करोगे तो क्वेश्चन नंबर बहुत कम छूट जाएंगे, जो या तो बहुत लेंथी होंगे या आपको आते ही नहीं होंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट क्या ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आपको आता सब है, आप लोगों ने, आप, मैं इतनी गारंटी बोल रहा हूँ, पेपर आपके पढ़े में से बाहर नहीं आएगा, मैथ्स का भी या फिजिक्स का भी, पेडागोजी का, ठीक है। जितना आपने पढ़ा मैथ्स और फिजिक्स की तो मैं गारंटी देता हूँ कि उसमें से आएगा। पर आप 100% अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, टाइम, या तो आपकी इतनी स्पीड हो रखी है, इतनी एक्यूरेसी और इतनी स्पीड है कि आप देखते ही कर लोगे। तो उलझना मत पेपर में, पेपर को ये समझना, मेरे को पेपर से उलझना नहीं है। हमेशा जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो अच्छे होते हैं पढ़ने में, उनका पेपर नहीं निकलता, क्योंकि वो पेपर में उलझ जाता है। पेपर में उलझ जाएंगे तो पेपर होगा नहीं आपसे, ठीक है। वो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं होंगे, और उसमें आपसे 3 से 4 मिनट आपने खराब किया, आपके माइंड में टेंशन होना शुरू हो जाएगा, अरे 5 मिनट लग गए, क्वेश्चन का आंसर आया नहीं। अगले वाले में जो सही भी आ रहा होगा गलत कर जाओगे आप उसको। तो टाइम की बहुत वैल्यू है पेपर में। तो पहले तो उलझना नहीं है, जो क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं, फिर दूसरी बार उसमें जो थोड़ा टाइम ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप कैसे पहचानोगे कि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है? पहली बार जब जा रहे हो ना, ठीक है, तो स्टार करो। मेरी जो आदत थी, मैं जब पहली बार से 100 में जा रहा हूँ, तो जो सीधा हो रहा है उसको टिक करा, और जो डिफिकल्ट उसमें स्टार कर देता था, ये थोड़ा कम डिफिकल्ट है। जो बहुत ही डिफिकल्ट है उसमें 2 स्टार कर दिया, 3 स्टार कर दिया। सबसे लास्ट में देखना है, मेरे को पता चल जाता पेपर का, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है, ठीक है, पेपर सॉल्व, तो ज्यादा बेटर स्कोर कर पाओगे, ठीक है। एक पेपर के पीछे नहीं, मैथ्स आपको बहुत अच्छा है तो मैथ्स ही करने लग गए, फिजिक्स अच्छा तो फिजिक्स ही करने लग गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए, थैंक यू सब लोगों को, ठीक है। तैयारी करो, रिवीजन करो, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, ठीक है। जितना याद कर सकते हो याद कर लीजिए, ठीक है। मेमोरी बूस्टर लीजिए या कुछ भी करिए, ठीक है। खान पान का थोड़ा ध्यान रखिए, पेपर के टाइम पे तबीयत खराब ना हो, ठीक है। लास्ट मंथ है, ठीक है, सारी चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आपने जितना पढ़ा, आपसे ज्यादा किसी ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये मोटिवेशन होना चाहिए, बहुत पढ़ रखा है, पेपर अब 1 महीने बाद है तो अच्छे से हो जाना चाहिए, ठीक है। डिमोटिवेशन नहीं कि अब क्या होगा, डर सबको लगता है पेपर देख के, पेपर जितना पास आएगा डर सबको लगता है, तो डरना नहीं है, अपना पेपर जो भी आएगा पेपर ही तो होगा, ठीक है। तो मोटिवेट रहना है, थोड़ी सी
दोस्ती ऐसी करनी है जो आपको मोटिवेट करे, और पेपर के लिए जो डिस्कशन हो अच्छा। घूमना फिरना बंद कर दीजिए जिनका है, ठीक है, क्योंकि यही टाइम है। अगर पढ़ लिए, एक महीना नहीं सोना पड़ा, कुछ नहीं होता। कोई आजकल बड़ी रिसर्च है कि सोना कुछ नहीं होता, एक महीना नहीं सो गया, ठीक है, एक कंबल लेके आओ, लाइब्रेरी में सो जाओ, जिसके पास लाइब्रेरी पास में, कुछ नहीं होता। बिस्तर छोड़ दो, जिनको नींद बहुत अच्छी आती है बिस्तर में, नीचे सो जाओ जमीन में, कुछ नहीं होता, एक महीने में कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेडिकल इश्यू नहीं होता। पढ़ना जितना है पढ़ लो, 2 घंटे भी सोना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस अपना खाना ठीक रखना, 2 घंटे में भी सोना पूरा हो जाता है, ठीक है। तो लग जाइए, जितना रिवीजन हो पाएगा। अगर टेंशन लेंगे कि क्या होगा, क्या नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो उससे भी कुछ नहीं होगा। जितना पढ़ लिया उसको रिवीजन करो, टेस्ट लगाओ, क्वेश्चन देखो, याद करो। याद नहीं होता तो इधर उधर टहल के याद करो, ठीक है। कैसे भी याद करो, मेमोरी परमानेंट करने की कोशिश करो। बार बार नोट्स नोट्स किसी के नोट, कोई मैंने ऐसे देखा कि फोटो कॉपी लेके सर आगे पढ़ा रहे हैं, फोटो कॉपी में मार्कर करेंगे। ये क्यों बनाया गया रिटर्न? परमानेंट मेमोरी के लिए, ठीक है। इसीलिए जो एटलीस्ट आप पूरा नहीं लिख सकते हो, तो जो सर इंपॉर्टेंट बताते हैं उसको लिख लो। तो पूरा नोट्स नहीं बना पा रहे हो, पूरी कहानी नहीं लिख पा रहे हो, पर एटलीस्ट जब फॉर्मूला लिख रहे हो तो उसको तो लिखो। अब नोट्स, किसी का नोट्स लोगे आप, उसका हाईलाइटर करोगे, क्या ही कितना याद रहेगा आपको, कितने दिन याद रहेगा? पेपर में कंफ्यूज हो जाएगा, ये था या वो था, ठीक है। तो परमानेंट जितना भी पढ़ो, परमानेंट मेमोरी के साथ पढ़ो। हैंड, हाथ क्या करता है? परमानेंट मेमोरी करता है। कभी कभी देखना होगा आप, गलत कुछ स्पेलिंग होती है, हाथ रुक जाता है, ठीक है। तो ये था आपके पास सारी चीजें। तो अभी भी जिनके पास नहीं है, वीडियोस देखना शुरू करो 2x के स्पीड में, जहाँ इंपॉर्टेंट बोलते हैं वहां पर उस फॉर्मूले को लिख लो। फॉर्मूला क्वेश्चन नो, किसने सर्च किया, जो जो लिखवा देता हूँ मैं कि इंपॉर्टेंट है, स्टार तो करवाता हूँ मैं तो, और उसके बेस पे क्वेश्चन उनको लगा लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।